क्या आप भी सैकड़ों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के होने से कंफ्यूज हो गए हैं? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, एनपीएस, पीपीएफ, रियल एस्टेट और ऐसे ही कई और ऑप्शंस के होने से लोग चकरा जाते हैं कि उतनी सी सैलरी में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। तो चलिए आज के वीडियो में आपका यही कंफ्यूजन दूर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि बाजार में अवेलेबल सैकड़ों इन्वेस्टमेंट में से किस में कितना और कब इन्वेस्ट करें आपकी ज़रूरत के हिसाब से। एसेट एलोकेशन करते वक्त अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या कहीं एसेट क्लास आपके लिए कितना सही है, तो ये 3 फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखिएगा: रिटर्न, रिस्क और गोल। तो चलिए एक एक कर तीनों पर डिटेल में बात करते हैं। रिटर्न्स पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों का नंबर भी बढ़ा है। तो एक्सपेक्टेशंस लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी चेक किया जाए और पता किया जाए कि एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन कितना रिटर्न देता है, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में। और प्रॉफिट्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट्स के साथ लॉसेस के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रखने की ज़रूरत है। तो गोल्ड की बात करें तो पिछले 40-50 सालों के ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड से आप 10 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खास करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जिसमें 2.5% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है। रियल एस्टेट में न्यू कमर्स अचानक से तुरंत इन्वेस्ट नहीं कर सकते और रियल एस्टेट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी जा सकती। पिछले 30-40 सालों में यहाँ से भी 11 से 12% का ही रिटर्न ऑन एवरेज आया है, यानी गोल्ड के बराबर ही आया है। रियल एस्टेट के रिटर्न्स मेनली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से शहर के कौन से हिस्से में किस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स के हिसाब से 10 से 14% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 10 से 14% एक एवरेज फिगर है। कुछ स्कीम्स इससे थोड़ा ज़्यादा तो कुछ थोड़ा कम भी दे सकती हैं। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में 9 से 10% का एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है और वहीं पीपीएफ में 7 से 8% का। एफडी के रिटर्न्स की बात करें तो वो फिर से डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में करा रहे हैं। अमूमन 6 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टॉक्स को कंसिडर करें तो यहाँ भी बिल्कुल प्रॉपर्टी जैसे ही रिटर्न्स आपकी सिलेक्शन स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ आपको 20% तक के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं तो -20% तक के भी। अब ये तो बात हो गई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पर। अब बात करते हैं रिस्क और गोल्स पे। इन्हीं 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस में कितना इन्वेस्ट करना है। यानी अलग तरीके से कहें तो इसमें जो रिस्क है वो आपके गोल से मैच होता है या नहीं, ये आपको देखना है। तो सवाल ये उठता है कि आपको आपकी लिमिटेड सैलरी का कितना % इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट कभी बुरा नहीं होता और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंथली सैलरी का पार्ट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आगे चलकर कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाते हुए आप वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाने पीने, पढ़ाई, हायर एजुकेशन, मम्मी पापा को भेजने वाले खर्च, इन सब को शेयर्स में लगा दें। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाएंगे और उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो है आपके खुद के गोल्स, यानी गोल्स और रिस्क को मैच करना है। अगर आपके गोल्स कम रिस्क लेकर भी पूरे किए जा सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले जो सबसे ज़रूरी सवाल आता है वो यही है कि आप वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट्स आप सिंपल 2 स्टेप्स में डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला, आपका गोल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, और अगर गोल नहीं भी है तो पैसा कहाँ लगाना है। शॉर्ट टर्म यानी 5 साल से कम, 5 साल से ज़्यादा हुआ लॉन्ग टर्म।
अगर बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है, जैसे मान लीजिए अगर 1 साल है, तो इक्विटी बहुत रिस्की है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स इस छोटे से टाइम पीरियड में बहुत रिस्की माने जाते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, इक्विटी एक सेफर ऑप्शन बनता जाता है। दूसरा स्टेप ये डिटरमाइन करना है कि आपका गोल रिजिड है या फ्लेक्सिबल, अलग शब्दों में कंपलसरी है या डिज़ायरेबल। जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर 3-4 सालों में पैसा चाहिए, तो ये एक रिजिड और कंपलसरी गोल है, क्योंकि पढ़ाई तो करवानी ही है। और एक फॉरेन वेकेशन प्लान करना, ये एक फ्लेक्सिबल और डिज़ायरेबल गोल माना जाएगा। तो ये 2 स्टेप से डिसाइड करना कि गोल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, और गोल रिजिड है या फ्लेक्सिबल, डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। मान लीजिए अगर गोल रिजिड और शॉर्ट टर्म है, जैसे 2-3 सालों में बच्चों की शादी है, तो उसके लिए पैसा एफडी में डालना सही रहेगा। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल गोल जैसे 3-4 सालों में फैमिली ट्रिप, तो इस पैसे को एफडी में तो नहीं डालेंगे, क्योंकि एफडी में पैसा धीरे बढ़ता है, और क्योंकि गोल डिज़ायरेबल भी है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो इस पैसे को आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिजिड गोल जैसे 10 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करने हो, तो इक्विटी में डाल सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, इक्विटी की रिस्क कम होती जाती है। लेकिन क्योंकि गोल्ड रिजिड है, तो सेफर ऑप्शंस रहेंगे गोल्ड और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना। अब आते हैं लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबल गोल पर, जैसे अर्ली रिटायरमेंट। इसके लिए ज़्यादा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म भी है और फ्लेक्सिबल भी। तो यहाँ आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा पूरा पैसा नहीं लगाना है। सबसे बड़ी ऑप्शन है इसके लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं है और आप 60 साल की उम्र से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी पटरी से नहीं उतरेगी। तो रिटायरमेंट के लिए आप कुछ पैसा स्टॉक्स में और कुछ एनपीएस में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।